हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। क्या माहौल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सलाम। कैसे हो भाई साहब? सब बढ़िया एकदम, सब एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए शुरू करते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लेक्चर नंबर 2 है। आज क्या करेंगे? आज कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। पहले ये सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ये वाली देखो खूब सारी। इसमें एक फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग से लिख देना, है ना? फिजिकल प्रॉपर्टीज भी ऐड कर देना इसमें। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की क्या होती है? मजबूत होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना? मेलिएबल होते हैं, वो सारी चीजें। वो एक एनसीईआरटी का छोटा सा 4 लाइन का पैराग्राफ है, वही ऐड कर देंगे अपन उसमें। अच्छा, कल के लेक्चर से कुछ सवाल कर लो, देखें कितना याद है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट? जल्दी बताओ। हाँ, तब तक जुड़ भी जाएंगे, बच्चों जैसा सवाल भी है, तब तक बच्चे भी जुड़ जाएंगे। बच्चों जैसे सवाल कर लो भाई फटाफट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया। लो, इस पर भी पोल कराएंगे ताकि मेरे भी पोल कराने का, जो पोल नहीं कराने का जो लांछन लगा हुआ है वो हट जाएगा। बहुत दिन हो गए। चलो, मौसम बना रहे धीरे धीरे, बाद में टर्बो एक्टिवेट कर देंगे। वो होमवर्क मुझे पता है, वो मैं लिख के दे दूंगा आपको। मुझे पता है उसका कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन लिख के देना है ना, 5D सीरीज का लिख के दे दूंगा मैं। टेंशन नको। ले भैया ओम फोम। अभी भी देख लो आप, 78% लोगों ने ही सही किया है। जो सी वाले हैं वो एक्चुअल में सी वाले ही हैं, और ए वाले हैं वो ए वाले हैं, और जो 4% लोग हैं वो पता नहीं क्या सोचते हैं। युगांडा का रामलाल फर्स्ट आया है, निखिल गुप्ता सेकंड आया है, निधि शर्मा जो है वो 3 नंबर पे आई है। युगांडा के रामलाल से मैं बात करना चाहूँगा, कैसे होती है पता करे जाए। मुझे तो आता भी नहीं ये सब है। युगांडा का रामलाल से बात होगी, डायरेक्ट फोन युगांडा मिल रहा है। एक साथ पढ़ना है, यू और गांडा को अलग अलग नहीं पढ़ना है, क्योंकि गुजराती में गांडा का मतलब पागल होता है बेटा, तो वहां कोमा नहीं लगाना है, एक साथ पढ़ना है। युगांडा है वो, नहीं लग रहे इसके फोन। तकनीकी समस्या के कारण दूसरे देश में संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलो हटाओ। चल भाई, तेरे से युगांडा आके ही मिलेंगे। MR सर का बसाया हुआ शहर है वो, जिसमें ये रहते हैं। आंसर हो गया दूजा। आई देखो, ये सवाल देखो, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ सवाल है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एजी हैज, एजी ओजी सुनोजी वाला नहीं, सिल्वर वाली बात हो रही है। एजी हैज 4D10 कॉन्फ़िगरेशन बट एजी इज अ ट्रांजिशन मेटल। हाउ? कैसे? ये तो 4D10 है, फिर ये ट्रांजिशन मेटल कैसे हुआ? सोचो, ये समझो। मान के चलो हमने कहा सिल्वर है, सिल्वर होता है बेटा 4D10, है ना, और 5s1। फिर सिल्वर जो है वो +1 में भी रहता है, और सिल्वर जो है वो +2 में भी रहता है। जब सिल्वर +1 होगा तो 4D10 ही रहेगा, लेकिन 5s क्या हो जाएगा? 0। फिर सिल्वर +2 में जो है वो 4D9 हो जाएगा। ये रहे दादा,
ये रहे बेटा जी और ये रहे पोता जी। हमने यही पढ़ा था कि हम उस मेटल को ट्रांजिशन मेटल कहेंगे जो या तो न्यूट्रल में पार्शियली फिल्ड हो जाए, ये न्यूट्रल में तो पार्शियली फिल्ड नहीं है, +1 में भी ये पार्शियली फिल्ड नहीं है। अगर आप इसका न्यूट्रल देखोगे तो ये ट्रांजिशन मेटल नहीं नजर आएगा, अगर आप इसका ये देखोगे तब भी नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर इसकी जो जानी पहचानी नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, जो सिल्वर +2 एग्जिस्ट करता है, सिल्वर +2 में बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, सिल्वर ज्यादातर +1 में बनाता है, बट +2 के जो है वहां पर भी सिल्वर के +2 भी देखे जाते हैं। तो सिल्वर +2 जो है वो 4d9 हो गया। सिल्वर +2 कैसा हो गया बेटा? 4d9 हो गया। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आके ये पार्शियली फिल्ड हो गया। अब सोचो, ये है दादाजी, ये है उनके बेटा जी, और ये है इनके भी बेटा जी, यानी कि ये दादा है और ये पोता हो गया बेटा। अब पोता कोई काम खराब करे, ये दादा है, ये पोता है, इससे ये बना और इससे ये बना, दादा बेटा पोता। अब खानदान में कोई भी काम खराब करे, यानी कि खानदान में जाकर कोई भी आगे आने वाली पीढ़ी, और वो पीढ़ी नॉन होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट जानी पहचानी, यानी कि वो जो क्या बोलते हैं एग्जिस्टेंस होना चाहिए उस ऑक्सीडेशन स्टेट का, उसमें कंपाउंड्स मिलने चाहिए। अगर खानदान में कोई भी जाके भी ऐसा काम करता है तो नाम किसका खराब होगा? खानदान का। किसका खराब होगा? खानदान का। ये लड़की लेके भागेगा, अगर AG+2 यानी कि पोता अगर लड़की लेके भागेगा तो लोग गांव में यही कहेंगे कि फलाने का पोता है साहब, AG का पोता छोरी लेके भाग गया। यही होता है। किसका नाम खराब हुआ? इसका। किसको गाली पड़ेगी? खानदान को। किसने काम खराब किया? पोते ने। काम किसने खराब किया? पोते ने। लेकिन बोला किसको जाएगा? ट्रांजिशन मेटल उसको। क्यों? क्योंकि इसी की एक पीढ़ी ने वहां पे आपको पार्शियली फिल्ड करके दिखा दिया। ठीक है, समझ गए बात को? तो वो जो डेफिनेशन है वो अब समझ आ गई ना आपको, कि उस मेटल को ट्रांजिशन मेटल बोला जाएगा जो या तो खुद ही पार्शियली फिल्ड हो, या तो दादा ही लेके भाग जाए, शुरुआत वो ही दिखा दे आपको पार्शियली फिल्ड, आगे का तो फिर सोचना ही नहीं है। जैसे स्कैंडियम है ना, जैसे और बाकी के टाइटेनियम है, हमें पता है ये 3d2 होता है, ये 3d1 होता है, हमें दिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे दादाजी खराब है, यहां पे दादाजी लेके भागने सीधे, आगे की बात ही नहीं करनी। जब यही पार्शियली फिल्ड है तो बाकी तो होंगे ही सही। अरे बोलो, हाँ अब तो क्लियर है, कभी नहीं भूलोगे? ठीक है। तो उस डेफिनेशन का मतलब नहीं समझ आता है तो अब समझ आ जाएगा कि दादा बेटा पोता और इससे भी आगे पड़ पोता, कोई भी कुछ भी करे नाम खराब खानदान का होगा। कौन के खानदान किसका है? बोले सिल्वर का है साहब, और सिल्वर के खानदान का नाम खराब हो गया तो कहा किसे जाएगा भाई? आयन को थोड़ी बोला जाएगा ट्रांजिशन आयन, मेटल को बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट, तो कैसे बोलेंगे? उसकी बोलना पड़ेगा हमको। आगे की पीढ़ी कुछ भी खराब करे, नाम उसी का खराब होगा। क्लियर भी? ओके। एक कह रहा नॉन सेंस। अच्छा, मेरे पास तो नॉन सेंस है, तेरे पास तो कॉमन सेंस भी नहीं है। तेरे को अगर ये नॉन सेंस लग रहा है ना बेटा, तो तेरे कॉमन सेंस पता है तेरे को, तू सवाल गलत करके आएगा अपना सेंस लगा के, और बाकी के सवाल सही करके आ जाएंगे नॉन सेंस लगा के। सर जूस पियोगे? लौकी का पी रहा है क्या? चलो, तो अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ये देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में यहां पे कुछ लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं हम कहां है। नहीं लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं। चलो, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग लगा लो, छोटा सा है, कोई खास बात नहीं है, अभी फटाफट फटाफट समेट देंगे। ये लो, यूं नॉर्मली याद करने के लिए, कैसे कि हमको अगर स्टेटमेंट वाला सवाल वगैरह आ जाए ना कुछ, तो हम देख लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हो मेटल से, है ना, कि ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजिशन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो होती है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, हाई थर्मल, भाई ऑब्वियसली मेटल है तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, मजबूत होगा, सारे मेटल्स हैं। फिर
हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी, भाई मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं बढ़िया से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। हाई थर्मल कंडक्टेंस भी होगी, यानी कि मेटल को आप एक हिस्से को गर्म करते हो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से दूसरा हिस्सा भी गर्म हो जाता है। मेटल मेटल की आपस में जो बॉन्डिंग होती है उसे मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं। आपने छोटी क्लासों में सुना होगा कि आयरन की एक लोहे की एक छड़ का एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इतना दूर क्यों जा रहे हो? अगर खाना बन रहा है और चम्मच कढ़ाई में ही छोड़ गए बेटा तो चम्मच का हैंडल जहां से पकड़ते हो वो भी गर्म हो जाता है। बात खत्म, समझ में आई गई होगी। क्यों? क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी जल्दी हीट ट्रांसफर होती है। वीक बॉन्ड में हीट ट्रांसफर नहीं होती। बॉन्ड जितना वीक होगा हीट ट्रांसफर होने में दिक्कत होगी, बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा हीट ट्रांसफर उतनी ही खतरनाक तरीके से होगी। आप रस्सी का एक हिस्सा जलाओ दूसरा हिस्सा गर्म थोड़ी होता। क्यों? क्योंकि वीक बॉन्ड है, कॉटन फाइबर्स है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए, लकड़ी भी उसमें कह सकते हो आप, लकड़ी का भी एक हिस्सा गर्म नहीं होता। चूल्हे में लकड़ी जलती है, पूरी जल रही होती है, आप पीछे से पकड़ के उसको हिला सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यस, तो क्या क्या बोला मैंने वही सब लिख लो। लिख दो लिख दो, माइक खराब नहीं हुआ, मैं ही नहीं बोल रहा हूं। और क्या? डक्टाइल होते हैं। और क्या? और क्या? और क्या बोल सकते हैं इसको? और मेरे को याद करने दो यार। मेलेबल, है ना, मतलब लोहे को अगर आप पीटते हो तो वो फैलता है, मेलेबल होता है। ठीक है। हार्ड होते हैं, लो वोलेटाइल होते हैं। ऑब्वियसली मेटल कब से वोलेटाइल होने लगा? है ना, मेटल क्या होते हैं? वोलेटाइल होते हैं। बट एनसीईआरटी ने एक पॉइंट लिखा है कि ये तो लिखा है ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ऐसा लिख दो, ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। लेकिन हो सकता है कुछ कुछ किसी कारण की वजह से इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज ना शो कर पाए। जैसे एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है जिंक लिखा हुआ है ना, जिंक लिखा हुआ है, कैडमियम लिखा हुआ है, मरकरी लिखा हुआ है एंड मैंगनीज लिखा हुआ है। उसको क्यों ऐसा लिखा है उन्होंने? क्योंकि उनकी क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और सारी बात आती है मेटल मेटल की आपस में बॉन्डिंग पर। वापस सुनना बेटा, सारी बात किस पे आती है? ये बात मैं वापस भी बोलूंगा, मेटल मेटल की आपस में बॉन्डिंग जो होती है ना उस पे आती है। मेटल मेटल की आपस में जो बॉन्डिंग रहती है, ठीक है, मेटल मेटल की आपस में बॉन्डिंग कैसी होती है? ये मेटल, एक मेटल, दूसरा मेटल, तीसरा मेटल, चौथा मेटल, ऐसे आपस में ये मेटल्स इस तरह से जुड़े होते हैं। और इनके बीच में ये मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन देके सारे पॉजिटिव बन जाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहां घूमते रहते हैं? इस इंटरस्टेशियल स्पेस में। ये जो बीच में आपको जगह दिख रही है ना बेटा, इसमें बीच में घूमते रहते हैं, ये बीच में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी दिखती है ना, इनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से थर्मल कंडक्टेंस भी दिखती है, और ये सारी चीजें इनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से ही लेना देना है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि मान लो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, जो होता है किसका? मैंगनीज का। मान लो D10 कॉन्फ़िगरेशन है, वो किसका होता है? जिंक का होता है, कैडमियम का होता है। ठीक है, जिंक का हो गया, कैडमियम का हो गया, मरकरी का हो गया, है ना, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। मेरी बात समझना बेटा, ये क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि जब ये 3d5 होता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करवाता। जब ये 3d5 होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा बॉन्डिंग के लिए, बोलेगी नहीं दूंगा। 3d10 होगा तो भी ये अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देंगे, मतलब कम देंगे।
कंपैरेटिवली बाकियों से। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में एक फितूर चढ़ा हुआ है, इनके दिमाग में एक हवा बनी हुई है कि हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो हमारी हमारी स्टेबिलिटी को हम खराब नहीं करेंगे। तो ये लेस पार्टिसिपेशन दिखाते हैं बॉन्डिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ऑलरेडी, तो इनका पार्टिसिपेशन बॉन्डिंग के अंदर कम रहता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर कम पार्टिसिपेट करवाते हैं, सीधी सी बात है। यहां जितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, ये प्लस और प्लस उतना ही ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड रहेंगे एक दूसरे के साथ। वापस सुनना, ये यहां पर खाली जगह पे माइनस चार्ज जितना ज्यादा होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव एंटिटी उतनी ही ज्यादा एक दूसरे को पकड़ के रहेगी, क्योंकि प्लस और प्लस के काम, प्लस और प्लस के पास आने की वजह सिर्फ माइनस हो सकती है ना। मैं बताता भी हूं, मैंने 11th में भी बोला था, दो गायें हैं वो पास तभी आएंगी जब बीच में चारा डाला जाएगा। तो ये असल में वैसे तो कभी पास नहीं आएगी, हो सकता हो एक दूसरे को सींग मार दे, रिपल्शन कर जाए, मगर ये जब तक इलेक्ट्रॉन्स हैं तब तक ये एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसे ही बॉन्ड कहते हैं। हम नॉर्मल जो बॉन्ड पढ़ते हैं वो भी यही होता है, एक एटम दूसरा एटम, इसका न्यूक्लियस उसका न्यूक्लियस पास में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन फंस रहे हैं, उसे ही बॉन्ड कहते हैं। जब दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन फंस जाता है उसे बॉन्ड कहा जाता है। बहुत सिंपलेस्ट और सिंपल से सिंपल तरीके में जो हर थियरी को एक्सप्लेन कर दे, बॉन्ड की डेफिनेशन बता रहा हूं। दो न्यूक्लियस के बीच में जब इलेक्ट्रॉन फंस जाता है बॉन्ड बन जाता है। वैसा ही कुछ यहां है, ये दो हैं एटम, इनके भी न्यूक्लियस होंगे, इनफैक्ट ये तो पूरी तरह से प्लस ही बन चुके हैं, और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तब तक ही ये साथ हैं। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, इस एरिया में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत दिखेंगे, तो ये ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़ के रहेंगे, यानी कि ज्यादा मजबूत बॉन्डिंग होगी। लेकिन 3d5 और 3d10, सॉरी d5 और d10 समझ लो, चलो हम 3d5 बोल रहे हैं, d5 और d10 ये क्या होते हैं? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनके में क्या होता है कि ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कम है, और जब बीच में इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या होगा कि ये एक दूसरे से इतना पास नहीं होंगे, थोड़े दूर होंगे। वापस सुनना, 5 और 10 वाले क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स उतने नहीं है पार्टिसिपेट करवाने को, ये देना नहीं चाहते क्योंकि कहते हैं हम स्टेबल है, तो ये इन बीच वाली जगहों पे इलेक्ट्रॉन कम डालते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन कम डालेंगे तो ये दोनों मेटल आपस में उतना स्ट्रांगली पास नहीं आएंगे, या यूं कहें कि थोड़े से दूर रहेंगे, या यूं मैं कहूं, दो शब्द देता हूं, ये है क्लोज पैकिंग और ये है लूज पैकिंग। वापस सुनना, ये है क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग होने का कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज्यादा चार्ज घूम रहा है माइनस बीच में, तो ये क्लोजली पैक्ड है। और लूज पैकिंग का मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्ट कम कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं, तो इनके बीच का जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन है, वापस सुनना, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, एक नया नाम लेके आया हूं, ये दो एटम है मेटल के, और इनके बीच का जो इंटरेक्शन है जिसे हम टेक्निकली बॉन्ड ही बोलते हैं, तो नाम नया ले लिया, इंटर एटॉमिक। इंटर मतलब अलग अलग, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन वीक है, और जब इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन वीक होगा तो बॉन्ड भी जाहिर सी बात है कि बॉन्ड भी जो है वो वीक होगा, और जब बॉन्ड वीक होगा तो इनमें से ये जो प्रॉपर्टीज हैं इन पे भी असर आएगा। लो वॉलेटाइल नहीं होंगे, यानी कि मरकरी तो आपको पता ही है, मरकरी तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी बॉन्डिंग इतनी वीक है कि यहां पर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन बहुत कम है। ये जितना ज्यादा पास होंगे उतना ज्यादा ठोस होंगे और सॉलिड होंगे, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और सॉलिड होंगे। ये जितने ज्यादा दूर होते जाएंगे इनके बीच का अट्रैक्शन कम होता जाएगा, इनके बीच की बॉन्डिंग कम होती जाएगी, है ना, लिक्विड होने के चांस बढ़ते जाएंगे, वीक होता जाएगा, मेलेबल नहीं होंगे, हार्ड नहीं होंगे, हो सकता हो टूट जाए। जैसे जिंक है, जिंक को आप हथौड़ा मारोगे बिखर जाएगा, जिंक इतना ज्यादा हार्ड मेटल नहीं होता, कैडमियम इतना ज्यादा हार्ड मेटल नहीं होगा, मरकरी तो होता नहीं है, मैग्नीज में भी यही है। तो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने लिखा है कि लगभग लगभग सारे मेटल्स में ये प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड उसने लाइन शुरू करी है, विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक एंड अदर। ये जो मैंने लिखा है ये देखो, मैं ले आता हूं वो वाली, है ही नहीं, छोड़ो।
पहले भी देख रहा था मैं, मिला ही नहीं। ये रहा, ये रहा, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा यार, मैं बच जाऊंगा। समझा तो मैंने दिया ही है, ये देखो। एनसीईआरटी, नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज। मेटल है, जस्ट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, डक्टिलिटी बता ही दिया मैंने, मेलेबिलिटी, मारोगे तो फैलेंगे टूटेंगे नहीं। एक होता है ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है टूट जाना, और एक होता है किसी को पीटोगे तो फैलता है, वो टूटता नहीं है। हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटेलिक लस्टर, मतलब अगर आप किसी मेटल को फ्रेश कट करते हो तो उसकी सरफेस चमकती है, शाइन मारती है। हालांकि बाद में वो एनवायरनमेंट की वजह से या कोरोजन की वजह से, है ना, या जंग वंग लगने की वजह से वो उतनी ज्यादा चमक नहीं रहती, लेकिन जब आप फ्रेशली किसी मेटल को कट करते हो तो उसकी सरफेस चमकती है। With the exception of zinc, cadmium, mercury and manganese, they have one or more typical metallic structures at normal temperature। कहा कि भैया ये सारी चीजें अलग हैं, इनमें क्या होता है, एक से ज्यादा टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। आपने सॉलिड स्टेट, मेरे ख्याल से आपने पढ़ा ही नहीं होगा, आपके सॉलिड स्टेट में आपने ऐसे कुछ नाम सुने, सिंपल क्यूबिक, है ना, HCC, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल पैकिंग, ऐसा कुछ नाम सुने, HCC, BCC, है ना, HCP, ऐसे कुछ नाम सुने होंगे। सॉलिड के अंदर कैसे पैकिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पैकिंग होती है, हेक्सागोनल पैकिंग हो गई, सिंपल क्यूबिक पैकिंग हो गई, ऐसी पैकिंग होती है। अगर पैकिंग का पैटर्न अलग हो जाए, है ना, पैकिंग का पैटर्न अलग हो जाए तो उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। किस तरह से आपने चीज को पैक किया है, पैकिंग एफिशिएंसी उस पर भी निर्भर करती है। तो इन्होंने क्या किया, ऊपर ऊपर से एक बात लिख दी कि भैया इनके ना एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब एक से ज्यादा तरीके से ये पैक रह सकते हैं, तो इनके अंदर ये चीजें नहीं रहती हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। यहां पे लिखा हुआ है जिंक, कैडमियम, मर्करी एंड मैंगनीज। लेकिन मैंने आपको अंदर तक की बात बता दी, और वो अंदर तक की बात है कि इनके डिफरेंट पैकिंग और इनकी, हाँ डिलीटेड चैप्टर है, मुझे मत सिखाओ, क्या करूं, डिलीटेड है तो होना चाहिए ना। आज आप किसी चैप्टर में जाकर लिख देते हो कि इसकी हेक्सागोनल पैकिंग है। मैं जस्ट आपको एनसीईआरटी के बारे में बता रहा हूं, महान है हमारा देश का सिस्टम भी महान है, कि एक जगह लिख दिया कि इसकी हेक्सागोनल। बच्चे को हेक्सागोनल पैकिंग कौन पढ़ाएगा, जब आप मत लिखो या तो फिर यहां पे भी कि ऐसा कुछ नहीं है, जब उसे पता ही नहीं है कि सिंपल क्यूबिक क्या होता है, हेक्सागोनल पैकिंग क्या होती है, आप आगे लिख रहे हो कि इसकी सिंपल क्यूबिक पैकिंग होती है, इसकी वो होती है। अरे यार क्यों लिख रहे हो, फिर उसे सिखा दो ना। इतना अच्छा चैप्टर था, सॉलिड तो बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर था, सॉलिड स्टेट बढ़िया चैप्टर था, बोर्ड में तो हो गई, ठीक है, तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। चलो एनसीईआरटी मैंने आपको बधाई दी, साथ के साथ ये लो, इनमें क्या होता है, लूज पैकिंग होती है, ठीक है भाई। चलो आगे आ जाओ। अब आती है साइज पर। देखो हमने क्या क्या कर लिया, ये देख लो, यहां देख लेना बेटा। अब हम कौन सी पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक साइज। साइज पढ़ने वाले हैं, ये हमने पढ़ लिया पूरा चैप्टर, और ये भी हमने पढ़ लिया, D0 और D10 कलरलेस। इससे काम हो जाएगा, ये दोनों को साइड में रखा हुआ है पहले ही। ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पिछला पूरा चैप्टर यही है, पिछला पूरा चैप्टर यही है। दूसरा, कलर एंड एक्वस आयन, D0 D10 कलरलेस होते हैं, पता ही आपको, सवाल भी कर लिए इससे रिलेटेड, ठीक है। अब बच रहे हैं ये, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले एटॉमिक साइज पे आते हैं। साइज में क्या होता है देखते हैं। डी ब्लॉक की साइज की बात करेंगे हम, डी ब्लॉक की साइज की बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं हम लेफ्ट टू राइट की, फिर हम टॉप टू बॉटम की भी बात करेंगे। साइज की बात करते हैं, आ जाओ। पहले बात करेंगे हम लेफ्ट टू राइट में, और वो भी किस में, सिर्फ 3D सीरीज में।
जो जो डेटा दिए हुए हैं उसी की बात करेंगे, सवाल वहीं से आएगा। और इसमें लिखेंगे मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस का ऑर्डर लिखेंगे। साइज है तो हम किसका रेडियस का ऑर्डर लिखेंगे बेटा? मेटेलिक रेडियस का ऑर्डर लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट। और मेटेलिक रेडियस का जो ऑर्डर है वो जो डेटा देख के बनता है वो ये बनता है, स्कैंडियम। ये शायद आपको 11th क्लास में भी लिखवाया हुआ है ना? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, और फिर अचानक से यहां पे मैग्नीज बड़ा हो जाता है, जिसका कारण वही है D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, अभी बता ही दिया था क्यों होती है वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। अब अगर ये और ये आपस में दूर होंगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d भी दूर होगा, और d का आधा भी क्या होगा? ज्यादा आएगा। तो प्रॉपर अगर मैग्नीज के अंदर बात करें तो मैग्नीज की मेटेलिक रेडियस अचानक से बड़ी क्यों हो गई? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि मेटेलिक मैग्नीज में अलग टाइप की पैकिंग होती है, जो पैकिंग लूज होती है। पैकिंग लूज होने का मतलब उसके जो मेटल्स हैं उसके अंदर जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन है वो कम है, वो एक दूसरे से दूर हैं। तो यहां पे आप रेडियस कैसे निकालोगे? इनके बीच का डिस्टेंस निकालोगे, जिसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं बेसिकली, और बॉन्ड लेंथ का आधा करोगे। तो अगर ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो इसका आधा भी क्या आएगा बेटा? ज्यादा ही आएगा। वही हम रेडियस बोल रहे हैं, वही क्या है? ये रेडियस बोल रहे हैं। ठीक है भाई, चलो उसके बाद वापिस से आयरन और कोबाल्ट और निकल, ये तीनों लगभग बराबर वैल्यूज होती हैं इनकी। और उसके बाद ये कॉपर, और उसके बाद ये जिंक। एक डाउट बच्चे के दिमाग में आ जाता है जो मैं क्लियर कर देता हूं, कि जो ध्यान में रखने वाली बात है, नोट, कि इसकी गलती मत करना, स्कैंडियम बड़ा ही है जिंक से, क्योंकि वो होता है ना कि यहां 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 फिर वहां लास्ट में बढ़ रहा है, तो जो सबसे लास्ट में बढ़ रहा है उसे हम बढ़ा हुआ ही मान लेते हैं। उसे लगता है कि सबसे बड़ा तो जिंक ही है। वो पैटर्न हमें कंफ्यूज करता है। बेटा जिंक बड़ा नहीं है, आप सोचो ना, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद डिक्रीज भले ही हुआ हो, लेकिन यहां पे वापस बराबर हुए, फिर इंक्रीज हुए हैं। तो यहां इतना ज्यादा डिक्रीज हो गया कि वो इंक्रीज होने के बाद भी ऐसा नहीं कि जिंक बड़ा होगा। तो ये डेटा बेस्ड है बेसिकली, साफ बात है। उसका एक ऑर्डर मैंने आपको बना के दे दिया, जो कि हम और हर कोई टीचर क्लास 11th से ये बात समझाने की कोशिश कर ही रहा है मेरे ख्याल से, कि ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। और मैंगनीज और जिंक लगभग बराबर होते हैं, मैंगनीज और जिंक की साइज लगभग बराबर होती है। ये ऐसे ही लिख दिया मैंने, आपको याद रहे तो ठीक, नहीं तो इसको हमेशा 3 पैटर्न में याद करो। पहला पैटर्न क्रोमियम तक डिक्रीज, दूसरा पैटर्न ये तीनों बराबर, और तीसरा पैटर्न वापस इंक्रीज। हमेशा इसको 3 ही पैटर्न में याद किया करो। ये कभी पूरा एक साथ नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं। क्योंकि अगर इसको एक साथ पूछ ले वो, अगर वो इसको एक साथ पूछ ले तो इसका मतलब है वैल्यू याद होनी चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, वैल्यूज तो हम याद नहीं करते। तो फिर सर इस पे से सवाल कैसे आएगा? इस पे से वो या तो यहां से यहां तक के सेट का ऑर्डर दे देगा, जो कि तुम्हें पता होना चाहिए क्रोमियम तक डिक्रीज होती है, फिर वो इस सेट का ऑर्डर देगा, सवाल भी बना देगा। इनफैक्ट डीपीपी में मैंने सवाल डाला भी है, डीपीपी में था भी सोर्स में, कि ये तीनों बराबर साइज के होते हैं। और फिर वापस से इंक्रीज साइज वाला। इंफॉर्मेटिव है, परेशान होने की जरूरत है नहीं, चैप्टर शुरू करने से पहले बोल दिया, चीजें ऐसी ही चलेगी। अब आपके ऊपर है कि परेशान होके 3 सवाल छोड़ दो, मेरा काम तो पढ़ाना है। मैं तो तब भी पढ़ाऊंगा जब तुम मुझे अच्छा बोलोगे, मैं तब भी पढ़ाऊंगा जब तुम मुझे बुरा बोलोगे। तो अब तुम देख लो कि तुम्हें कैसे लिखना है इन चीजों को। ठीक है, कोशिश करो, सीखो चीजों को, कोशिश करो। चलो नोट करो फटाफट।
लिख लिया। एक और इंटरेस्टिंग चीज है लेफ्ट टू राइट, वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मुझे याद आया, वो भी ऐड करता हूं क्योंकि सवाल तो यहीं से बनने हैं। अब इस चैप्टर को उधेड़ना, धागा खोलना हमारी जिम्मेदारी हो गया। अब इस चैप्टर का एक और तरीका, एक और नोट लगा के लिखो, सब जितने नोट है ना सारे सवाल है, सारे के सारे सवाल है। और सवाल क्या है इसमें कि अगर सेम चार्ज के साथ कोई भी सीरीज दे दी तुमको, सेम चार्ज के साथ, जैसे स्कैंडियम 2+ दे दिया, टाइटेनियम 2+ दे दिया, वेनेडियम 2+ दे दिया, क्रोमियम 2+ दे दिया, सेम चार्ज, कोई भी गिवन सीरीज, गिवन सीरीज का मतलब 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, मेरी बात को समझ रहे हो? किसी भी गिवन सीरीज में सेम चार्ज के साथ अगर वो आयनिक रेडियस को कंपेयर करता है, यानी कि आयनिक रेडियस का मतलब यही हुआ चार्ज सेम होना चाहिए। अब चार्ज वाले की रेडियस निकाल रहे हो बेटा तो आयनिक रेडियस ही होगा था। अरे बोलो, ये है क्या बेसिकली? क्या ये न्यूट्रल स्टेट में है? नहीं है। ये कौन सी स्टेट में है? आयंस है। तो आयंस की रेडियस कौन सी होती है? आयनिक रेडियस होती है। न्यूट्रल की रेडियस अगर वो मेटल है तो मेटेलिक रेडियस होती है, जो कि हमने पीछे देख ली। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के उस स्टेटमेंट की जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। और क्या लिखा है उसने कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा है सुनिए। एनसीईआरटी ने लिखा है कि किसी भी गिवन सीरीज में, किसी भी गिवन सीरीज में सेम चार्ज में अगर आप साइज कंपेयर करते हो, सेम चार्ज में, यानी कि ये +2 है तो इधर +3 नहीं लेना है, सबको 2 ही रखना है, तो प्रोग्रेसिवली साइज के अंदर डिक्रीज होता है। प्रोग्रेसिवली साइज जो है वो क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती। कुल मिला के वो कहना चाह रहा है कि आयनिक रेडियस जो है वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होती है। अब ये इन जनरल लिखा हुआ होगा, अगर आप वैल्यूज जाके चेक कर लोगे किसी नेट पे या किसी फॉरेन ऑथर की किताब में, तो वैल्यूज में कुछ ऊंच नीच हो सकती है। लेकिन अगर 10 एलिमेंट हैं और 10 के 10 आयंस, 10 के 10 आयंस में से अगर 8 या 9 भी उस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं तो उसे रूल बनाकर ही पेश किया जाएगा। यही खूबसूरती है डी एंड एफ ब्लॉक की कि भैया जनरल बात करता है। देखा कि जनरली क्या होता है, सेम आयंस, किसी भी सीरीज में सेम आयंस को अगर आप साइज कंपेयर करते हो तो लेफ्ट टू राइट साइज जो है वो क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। तो क्या लिखोगे? इन अ गिवन सीरीज साइज ऑफ आयंस हैविंग सेम चार्ज decreases left to right या decreases same charge decreases progressively या progressively decreases, ऐसे लिख दो। लेफ्ट टू राइट, वैसे तो सीरीज लिख दी है ना, तो सीरीज की बता रहा हूं तो लेफ्ट टू राइट ही है। लेफ्ट टू राइट इन अ गिवन सीरीज। ठीक है भाई, ये लो, ये नोट लगा के लो। रीजन लिखना चाहोगे? रीजन लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग जो है वो किस में हो रही है? इलेक्ट्रॉन फिलिंग किस में हो रही है? इनटू डी ऑर्बिटल्स which have poor shielding तो इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, लगातार डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जब डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जब डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो पुअर शील्डिंग बढ़ेगी, और पुअर शील्डिंग बढ़ेगी तो इसका मतलब है सिग्मा जब कम होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। और जब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो साइज क्या होगी? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। ये रीजन है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, किसी न किसी और लैंग्वेज में, टिपिकल लैंग्वेज में लिखा होगा है ना।
लेकिन प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होती है। साइज ऑफ आयंस है ना, हैविंग सेम चार्ज प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस, है ना, लेफ्ट टू राइट इन अ गिवन सीरीज। देखो बहुत सिंपल सी भाषा में लिखने की कोशिश करी है मैंने, ठीक है भाई। तो ये डिक्रीज होगा इस तरह से, साइज कोई सी भी साइज हो, चार्ज सेम होना चाहिए, ठीक है। वो हटा देना, वो जस्ट समझाने के लिए था। रीजन क्या है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, डी ऑर्बिटल में। डी की शील्डिंग क्या होती है बेटा, शील्डिंग, शील्डिंग का ऑर्डर याद है किसको, क्या होता है, एस पी डी और एफ। इनकी क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है। शील्डिंग मतलब सिग्मा, पुअर सिग्मा होता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई लेफ्ट टू राइट की बात। इसके अलावा उसमें कुछ खास दिया हुआ नहीं है। अब आते हैं टॉप टू बॉटम की बात पे। अब तो आते हैं किस पे, टॉप टू बॉटम की बात पे। टॉप टू बॉटम का मतलब क्या होता है, इन अ ग्रुप। ग्रुप में कैसे स्टडी करोगे, ऐसे ही स्टडी करोगे। ये देखो कि स्कैंडियम से बड़ा कौन होगा, टाइटेनियम, सॉरी स्कैंडियम से बड़ा यट्रियम, से बड़ा लेंथेनम। इसका एटॉमिक नंबर बोलो कितना होता है, 21। इसका कितना होता है, 39। और इसका एटॉमिक नंबर बोलो कितना होता है, 57। चलो भाई, टॉप टू बॉटम नॉर्मल है, साइज बढ़ती है। टॉप टू बॉटम, ये थर्ड ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, थर्ड ग्रुप। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, ये क्या है, नॉर्मल। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, हमने पढ़ा है क्लास 11, कक्षा 11 में। तो जो तीसरा ग्रुप है वो ये फॉलो भी करता है, ये दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहां भी देखोगे तो आपको पता लगेगा, दिस इज योर स्कैंडियम, ये आपका स्कैंडियम है, ये आपका यट्रियम है और ये आपका लेंथेनम है। आप चेक करिए, यहां से ये बड़ा है और यहां से ये बड़ा है। ये जो नीचे वाली लाइंस दिख रही है आपको, जिसपे ये मतलब क्या बोलते हैं, डॉट बने हुए हैं, और बीच वाले पे स्क्वायर बने हुए हैं, और तीसरे वाले पे ट्रायंगल्स बने हुए हैं। और ये जो पिंक कलर वाली नीचे वाली लाइन दिख रही है, ये आपकी 3D सीरीज है। लाइक ये स्कैंडियम है तो ये टाइटेनियम है, ये वेनेडियम है, क्रोमियम है, ये मैंगनीज है ना, इस तरह से। इस तरह से ये है। उसी तरह से ये ट्रियम है, जिरकोनियम है। अब आप एक चीज नोट करो, अब आप एक चीज नोट करो कि यहां से ये बड़ा, मगर टाइटेनियम से जिरकोनियम बड़ा, यानी कि टाइटेनियम से जिरकोनियम बड़ा, मगर जिरकोनियम और हॉफनियम लगभग बराबर है। आप कहीं पे भी देख लो, इनमें बहुत ज्यादा गैप ही नहीं है। ये देखो, ये गैप ही नहीं है, ये गैप ही नहीं है, ये लगभग सेम चिपक रहे हैं, लगभग सेम। बहुत सी जगह तो बिल्कुल सेम आ गए। लेकिन अगर आप ओवरऑल भी देखोगे तो इतना डिफरेंस, यानी कि जो यट्रियम और लेंथेनम में डिफरेंस है, वो डिफरेंस आगे किसी में है ही नहीं। यानी मैं ये कहूं कि क्या मैं इसको बराबर कर दूं, कर सकते हो। क्या ये सब तो इससे बड़े ही हैं, बोले है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सब तो बड़े ही हैं। क्या मैं इनको बराबर कर दूं, बोले कर सकते हो, ये लो। अब पूछा किसके लिए जाता है, सिर्फ इसके लिए। लेकिन होता सब में। बात किसकी की जाएगी, सिर्फ चौथे ग्रुप की, लेकिन लगेगा वो सब में। अब ऐसा क्या हुआ, कोई बता सकता है, ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों उस ग्रुप को छोड़ दो, ये आपका थर्ड ग्रुप है, ये आपका थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ ग्रुप है, और ये 12 तक ग्रुप आपको दिए हुए हैं। तो ऐसा क्या हुआ, तो सोचो, बहुत आसान सी भाषा में समझा सकता हूं मैं आपको। देखो यहां आ जाओ, स्कैंडियम से आगे ये टाइटेनियम होगा, और यहां से यहां तक आगे चलता रहेगा। फिर टाइटेनियम से आगे, यहां टाइटेनियम से नीचे क्या होगा, तो ये जिरकोनियम होगा, और ये आपका हॉफनियम होगा। ठीक है, एक चीज नोट करना, ये 21 है तो इसका 22 नॉर्मल है, समझ गए, 22 नॉर्मल है। ये 39 है तो ये 40 है। लेकिन ये 57 है, ये 58 नहीं है। बस यही गड़बड़ हो गई, यही रीजन है जो निकल के आ गया हर चीज में। ये 58 है ही नहीं,
ये 58 है ही नहीं, इसका एटॉमिक नंबर 72 है। बोले बीच वाले कहां गए सर, 58 से लेके 71 तक कहां गए, तो मैं बोलूंगा एफ में गए। बोले इसका मतलब हुआ कि यहां से ये जो बीच में इसके बीच में 58 टू 71 सीरियम टू ल्यूटेशियम, ये क्या है, एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट बीच में आ गए, तो यानी एफ के 14 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, अगर आप हॉफनियम का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो फर्क क्या आएगा, हॉफनियम का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये रहेगा जीनोन 4f14 भरा होगा, है ना, और 5d 4f14 और यहां पे 6s, ये क्या हो जाएगा 6s2 और ये क्या हो जाएगा 5d2 हो जाएगा। भाई जोड़ के देख लेना, 72 करने हमको, है ना, ये 54 और 2 56 और ये लो, अब आप जोड़ लो, 72 का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया हमने, ये 54 प्लस 4 58 प्लस 14 कितना हो गया, 72 हो गया। फर्क क्या है वो यही देखो, लेंथेनम के कॉन्फ़िगरेशन में 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अचानक से उससे अगले एलिमेंट में यहां आ गया। ऊपर भी आप अगर जिरकोनियम का भी देखोगे तो जिरकोनियम का भी कॉन्फ़िगरेशन होगा। जिरकोनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो बहुत आसान है, ये 5th पीरियड है तो क्रिप्टन होगा। अब क्रिप्टन के बाद हम क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं इसको 4d सीरीज है, तो ये आपका 4d2 हो जाएगा और 5s2 हो जाएगा। सही है, 36 और 4 40 हो गए। आप देखो यहां से जब यहां मूव किया और ऐसा सब में चलेगा आगे, तो जब आप यहां 4d सीरीज से, ये आपकी 3d सीरीज है बेटा, ये आपका 4d सीरीज है और ये आपकी 5d सीरीज है, राइट। क्या हुआ ऐसा कि 3d सीरीज से 4d सीरीज से 5d सीरीज पे, तो ये क्या हो गया रे इसके, ये हे कुछ अलग आ गया, कोई बात नहीं। सुनो, थर्ड ग्रुप में ये एफ ब्लॉक वाला टंटा नहीं आया। लाइक थर्ड ग्रुप में 21 से 39 और 39 से जब आपने 57 पे मूव किया, तो 39 से 57 पे जब मूव किया तो बीच में ये वाला एटॉमिक नंबर तो नहीं आए। लेकिन जब आप 22 से 40 पे मूव करोगे, जब आपने 22 से 40 पे मूव किया, लेकिन अपना आप 40 से जब 72 पे मूव कर रहे हो, भाई 40 से सीधा 72 पे आ रहे हो, आप 40 से सीधा 72 पे आ रहे हो, तो बीच में ये नंबर तो आएंगे ही। जब बीच में ये नंबर आ गए इसका मतलब एफ भर गया। तो इसके और इसके कॉन्फ़िगरेशन में एक मेजर डिफरेंस आ गया, क्या, 4f14। बोले ऐसे इलेक्ट्रॉन आ गए जिनकी नेग्लिजिबल शील्डिंग होती है, वेरी पुअर शील्डिंग, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, तो साइज क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। इसे कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब हुआ देखो, ये इससे बड़ा होना चाहिए था, बड़ा है, ये इससे बड़ा होना चाहिए था, नहीं हुआ, ये बड़ा होना चाहिए था, नहीं हुआ। इसमें ये जो 4f के 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इससे आगे आने वाले में भी 73 74, इसमें क्या हो रहा है, अंदर ये नए आ गए, अचानक से f के 14 इलेक्ट्रॉन आ गए जो कि यहां नहीं थे, अचानक से ये आए, तो इन्होंने अपना और ज्यादा पुअर शील्डिंग दिखाया, और ज्यादा पुअर शील्डिंग दिखाया, तो इसका मतलब हुआ कि और साइज में डिक्रीज होगा। तो ये मान के चलो कि जिरकोनियम यहां है, हॉफनियम यहां है। हॉफनियम बड़ा होना चाहिए था, लेकिन इन 14 इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका जेड इफेक्टिव बढ़ा और उसकी साइज में कॉन्ट्रैक्शन आने लगा, और कॉन्ट्रैक्शन आने का मतलब है छोटा ही होगा। अब ये इतना बड़ा होना चाहिए था, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये छोटा होता गया 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 और लगभग इसके बराबर आके बैठ गया। ऐसे नहीं हो गया, लगभग बराबर आ गया, ऐसे हो गया। तो ये बड़ा था, घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई, अब छोटा कौन है, ऊपर वाला, तो बड़ा है ये, तो साइज छोटी होगी तो ऊपर वाले के बराबर आ गई, तो ये लगभग बराबर आ गई। और ये नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है
क्या? टाइटेनियम जिरकोनियम की साइज, सॉरी टाइटेनियम जिरकोनियम और हॉफनियम की साइज का ऑर्डर। तो कारण क्या है? इन सब में जो रीजन लगता है, इन सब में जो रीजन लगता है वो लगता है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। किसमें लगता है? इन सब में, फ्रॉम ग्रुप 4th to 12th। क्या तीसरे ग्रुप में लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा? सिंपल है, कॉमन सेंस वाली बात है। क्या ये वाले एटॉमिक नंबर इनके बीच में आ रहे हैं? क्या 21 से 39 पे कुछ बीच में आ रहा है? नहीं। क्या 39 से 57 पे मूव कर रहे हो तब भी कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये वही असर दिखाएगा जहां पे 40 से आपने यहां 58 पे मूव नहीं किया, 40 से आपने सीधा 72 पे आए हो, तो बीच में ये सब आ गए। ये आए तो इन्होंने अपना 4f पूरा भरा हुआ दे दिया, बोले हो गया हमारा 14, हम 14 एलिमेंट थे, बोले थे, ये लो हमारे 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें और इसमें मेजर डिफरेंस यही आ गया, ये नए आ गए 14 इलेक्ट्रॉन जिनकी शील्डिंग बहुत पुअर होती है, और उन्हीं की वजह से लगता है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इनको हम लेंथेनोइड कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब साइज का छोटा होना। तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है बोलो? क्लास 11th में पढ़ाया था, वापस नहीं बोलूंगा। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण बोलो क्या? 4f की पुअर शील्डिंग। रीजन फॉर लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलेगा? समझ तो आया, पर नोट कैसे करना है? ऐसे ही कर ले, ऐसे ही कर ले, ठीक है? और फिर ऐसे ही कर ले, चिंता क्यों कर रहा तू? ग्राफ मत करियो भले ही, ग्राफ तो मतलब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ मत करना। और एक नोट लिख रहा हूं, वो लास्ट में नोट कर देना, अभी बता रहा हूं मैं नोट लिखने वाला हूं। बाकी मैंने ऐसे करा है तो तू भी ऐसे ही कर, ये बीच में ऐसा बना, फिर यहां ये देख, और फिर ये इसका कॉन्फ़िगरेशन यहां लिख, जिसको यहां से यहां लिख, वेरी पुअर सिग्मा, है ना, और आगे लिख ले ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, ये ले, और ये अलग है, इसको अलग कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। फोर एफ की पुअर शील्डिंग बेटा, 4d की नहीं। साइज इंक्रीज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, साइज डिक्रीज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। राजा ये डिक्रीज है, तीर कहां लग रहा है? नीचे लग रहा है। तीर ऊपर लगता है ऐसे तो इंक्रीज, ऐसे डिक्रीज है, ये भी नहीं पता? कोई भी कहीं भी तीर लगा के चला जाता तेरे? नीचे ऊपर का तो ध्यान रखा करो। चलो नोट लगाओ भाई, यहीं से तो सवाल आने। एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप, एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप, पहले ही लिख दिया, एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप, साइज ऑफ 4d and 5d series elements are similar due to lengthenoid contraction। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन 4f की पुअर शील्डिंग, तो ऐसे गहरे उतरते ही जाओ, एक बार उतर गए ठीक है। अब ये नॉर्मल सी बात है, एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप, साइज ऑफ 4d 5d सीरीज एलिमेंट्स आर सिमिलर इन अ ग्रुप, है ना, इन अ पर्टिकुलर ग्रुप जरूर लिख देना। तो यहां पे आएगा आपका 3d से बड़ा 4d, और ये 5d सीरीज एलिमेंट है, और ये चलेगा आपका फॉर ग्रुप 4th to 12th। तीसरे में नहीं चलेगा, ये स्कैंडियम वाला नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि वहां पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, क्लियर भाई? चलो चलो उतार दे एनसीईआरटी, ले आए आपके सामने।
कि ये जो सब बातें हैं वो एनसीईआरटी कैसे लिखता है। आ जाओ देखते हैं। पकड़ो कहाँ गई एनसीईआरटी अपने पास। ये हे हम्म, क्या बात कर रहे हो। यस, पढ़ना है आपको मेरे साथ सिर्फ, हाँ ध्यान देना है और कुछ नहीं है। लिख दिया सर। आप प्लीज आप थोड़ा स्पीड से बोला करें, नोमान कह रहा है। आप स्पीड बढ़ा देना बाद में रिकॉर्डेड देख के। मतलब तू तो मेरे तरीके पे ही सवाल उठा रहा है, तू तो मेरे पढ़ाने के तरीके पे ही सवाल उठा रहा है। बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। कोई सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं आराम आराम से भागवत कथा की तरह महाराज की तरह बोलता हूं, तो ये मेरा तरीका है। अभी हड़ कर दूंगा ना तो तेरे ही समझ नहीं आएगा। बोल तो मैं जाऊंगा, लेकिन वो तो मेरा नेचुरल तरीका नहीं होगा, मैं तो स्लो ही बोलूंगा। ठीक है, जैसे समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो रिकॉर्डेड देख, वरना अभी दड़ 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 करके चला जाऊंगा, है ना। ऐसे बोल दूं वेरिएशन ट्रांजिशन मेटल्स बेटा, और देखेंगे वहां वेरिएशन एडवांस साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, इन जनरल आयंस मैंने आपको बताया था, है ना, मैंने आपको बताया कि सेम चार्ज जो होते हैं, जो सेम चार्ज वाले आयंस होते हैं, है ना, सेम चार्ज वाले जो आयंस होते हैं वो उनका क्या होता है कि उनकी जो साइज है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, बताया था। ठीक है, इस वजह से हमने क्या किया था, आगे जब हमने पढ़े थे, खा जाऊं मैं, ऐसे बोल दो। अबे जो मेरा नेचुरल तरीका है वही ठीक होगा ना, उसमें क्यों मैनिपुलेशन लाना चाह रहा है। तेरी शादी होगी, तेरी बीवी खुश नहीं रहेगी, तो उसे लाके बदलेगा। कह रहे कि स्पीड बढ़ाओ थोड़ा, वो कहेगी कि यही स्पीड पसंद है, तू कहेगा नहीं स्पीड बढ़ाओ थोड़ा, खाना जल्दी बनना चाहिए, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा। नहीं बदलेगी। उस दिन तुझे याद आएगा कि तेरी आदत खराब है, कोई किसी के लिए नहीं बदलता। है, बढ़वाएगा स्पीड। नो मान, तेरे तो नाम में ही नो है रे, अलग अलग कर ले। पहले तो चेक कर ले, अब सही है, नो लग रहा आगे। चल आजा, इसीलिए औरतों वाली बातें कर रहा तू। आजा, नाम साथ में बोलना अपना। मेरे ह्यूमर से मत टकराना बेटा, मैं तो चूर चूर हो जाएगा। आ जाइए, ह्यूमर हो गया, प्रेजेंस ऑफ माइंड हो गया, नहीं सामने नहीं आना ज्यादा। ये तो मैं पढ़ा रहा हूं आराम आराम से, फिर ऐसी वाली हरकतों पे आ गया ना तो सब पहले। फिर इन जनरल आयंस ऑफ द सेम चार्ज, तारीफ नहीं कर रहा हूं, आज आजमा के देख ले, आजा ऑफलाइन में सामने। आयंस ऑफ द सेम चार्ज इन अ गिवन सीरीज शो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द रेडियस। हमने कहा कि सेम चार्ज वाले के साथ लेफ्ट टू राइट किसी भी सीरीज में साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, वही हो गया लेफ्ट टू राइट। दिस इज बिकॉज द न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ डी ऑर्बिटल ईच टाइम। बोले हर बार नया इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होती है बाई यूनिट, और यूनिट हर एक यूनिट से क्या होता है, एक एक करके हर बार एक एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है और एक प्रोटॉन भी बढ़ता है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, वो कहां जा रहा है, बोले डी में जा रहा है। तो डी में जा रहा है तो करेगा इट मे बी रिकॉल, खुद भी कह रहे हैं कि कक्षा 11 को रिकॉल करते हैं, रिकॉल दैट द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन इज नॉट दैट इफेक्टिव। कह रहा है कि अब डी में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो जिसकी शील्डिंग इतनी अच्छी है नहीं,
Hence, the net electrostatic attraction between the nuclear charge and the outermost electron, वही सेम इस पर और इस पे लगने वाला चार्ज होता है, इसे ही हमने जेड इफेक्टिव कहा था। वो क्या करता है, इंक्रीज होता है, और वो जो अट्रैक्शन इंक्रीज होता है और आयनिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है। वही सेम चीज मैंने बहुत आसान सी भाषा में यहां लिख दी। बहुत आसान भाषा में क्या लिखी थी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन डी में भर रहे हैं, और डी में भर रहे हैं तो शील्डिंग घटती जा रही है, शील्डिंग घटती जा रही है तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता जा रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता जा रहा है तो आयंस की साइज लगातार घटती जा रही है। ये बात इसने लिखी है। द सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन द एटॉमिक रेडियस, यानी कि ये मेटेलिक रेडियस की बात कर रहा है इन ए गिवन सीरीज। हाउ एवर द वेरिएशन विद इन ए सीरीज इज क्वाइट स्मॉल। कहा कि ये सेम ट्रेंड नॉर्मली भी चलता है। देखना इसकी बात की समझना, कैसे प्यार से आपको शहद में घोल के कड़वी दवाई दे रहा है। कह रहा सेम ट्रेंड नॉर्मल भी चलता है, आयंस में नहीं, नॉर्मल भी चलता है, लेकिन कुछ स्मॉल वेरिएशंस रहता है। हमने उन वेरिएशंस के साथ ही पहले सबसे पहले लिख दिया स्कैंडियम से क्रोमियम तक डिक्रीज, फिर मैग्नीज बढ़ा, फिर फेकोनी यानी कि आयरन कोबाल्ट निकल जो है वो लगभग बराबर, और फिर निकल कॉपर जिंक जो है वो वापस से इंक्रीज होंगे। वो स्मॉल वेरिएशंस की बात यहां इसने लिख दी, बाकी सारी डेटा बेस्ड है। अब कह रहा है कि एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, कह रहा अच्छा, कह रहा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी होता है, बोला होता है। इन इंटरेस्टिंग पॉइंट एमर्ज व्हेन एटॉमिक साइज ऑफ वन सीरीज compared with those of the corresponding element in the other series, top to bottom। इसका मतलब है top to bottom। कह रहा है इंटरेस्टिंग पॉइंट कहां आता है, जब हम एक सीरीज के एलिमेंट को उसी के साथ नीचे आने वाले दूसरी सीरीज के एलिमेंट से, यानी कि जब हम जिरकोनियम से टाइटेनियम से जिरकोनियम को कंपेयर करें और जिरकोनियम को हॉफनियम से कंपेयर करें। बेसिकली ये टॉप टू बॉटम की बात करें, ठीक है। तो कर्व जो है वो हमने जो कर्व सीखा है वो कह रहा है ये कर्व जो है उसकी बात करेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट 3D से 4D तो बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। एंड बट द रेडियस ऑफ द थर्ड सीरीज आर वर्चुअली द सेम एज दोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ द सेकेंड सीरीज, एंड द सेकेंड सीरीज इज बेसिकली 4D सीरीज। फर्स्ट सीरीज 3D सीरीज, सेकंड सीरीज 4D सीरीज, थर्ड सीरीज 5D सीरीज। वो नोट जो हमने लिखा वो यहां पे इसने बोला हुआ है। आगे आओ इस रीजन की बात करेगा। दिस फिनोमेनन इज एसोसिएटेड विद द इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट बेसिकली टाइप का वर्ड है, कि ऐसा क्यों हुआ कि यहां पर 4f ऑर्बिटल्स जो कि 4f के 14 इलेक्ट्रॉन से उनका इंटरवेंशन हो गया, यानी कि 4f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आ गए। मस्ट बी फिल्ड बिफोर द 5D सीरीज। हमने लिखा भी था कि 5f 4f 14, फिर 5D 2 और फिर 6s2, ऐसा ही लिखा था हमने। तो इससे पहले ये भरे हुए मिले हमको, 5D से पहले 4f भरा हुआ मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ, द फिलिंग ऑफ 4f बिफोर 5D ऑर्बिटल्स रिजल्ट्स इन ए रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से साइज में डिक्रीज हुआ, है ना। और ये which is essentially compensates for the expected increase in the atomic size with the increasing atomic number। तो इसने कहा कि 3D से 4D बड़ा होना है, ठीक है, हो गया, लेकिन 4D से भी तो 5D बड़ा होना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग लग के वो छोटा हो गया और लगभग बराबर हो गए। तो इसने वो जो साइज बढ़ने वाला फैक्टर था, विच इज एटॉमिक नंबर वाला फैक्टर, ये 40 है, ये 72 है, तो 40 से 72 एटॉमिक नंबर का गैप तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एटॉमिक नंबर के गैप को कंपनसेट कर दिया किसने, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाले फैक्टर ने। भाई एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से साइज तो बढ़नी चाहिए थी, मैंने आपको ये करके भी बताया था कि बढ़नी चाहिए थी, लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसमें लगा, इसमें लगा, तो ये क्या हो गया, डिक्रीज होता गया और लगभग उसके बराबर पहुंच गया, छोटा होके, उसने कंपनसेट कर दिया। समझ में आई, फील आ रहा है। ये एनसीईआरटी की ऐसी लाइंस हैं, समझ ही नहीं आती। अभी समझ आ रही है, पहले सब कुछ समझा दिया, ठीक है भाई। और इसी वजह से मैंने कहा ना, हमेशा ये आपकी बात जो है वो कहेगा कि जिरकोनियम 160 पिकोमीटर, हॉफनियम 159 पिकोमीटर, हो गए लगभग बराबर,
ठीक है, और इस वजह से इनकी साइज बराबर होने की वजह से इनकी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है भाई, क्या बोलोगे? इनकी साइज सेम होने की वजह से इनकी खूब सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। बोलो भाई, समझ आ गया? आगे बढ़े बेटा। ठीक, ये रहा वो ग्राफ जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है बेटा, और आगे वाली बात क्या है? ये वही सब तो है, वापस से वही बोलेगा क्या? The factor responsible for the lengthenoid contraction is somewhat similar to that observed in an ordinary transition series and attributed to the similar cause. The imperfect shielding of one electron by another in the same set of orbitals. However, the shielding of one 4f electron by another is less than that of one d orbital by another. And as the nuclear charge increases along the series, there is a fairly regular decrease in the size of entire 4f orbitals. ये बोला हुआ है इन्होंने। ये बेसिकली लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन समझाया हुआ है इसमें, और इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, किस किस को पता है, कौन कौन 11th में ये पढ़ चुका है कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा पावरफुल लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर हम इसमें पावरफुल की बात करें या स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करें, तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा पावरफुल लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसने ये समझाया है कि जैसे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन में किसकी पुअर शील्डिंग है? डी की डी से। अरे भाई सिंपल सी बात है, ये एक डी ऑर्बिटल है, तुमने यहां पे एक इलेक्ट्रॉन भरा, फिर तुमने दूसरा भरा, फिर तुमने तीसरा भरा, ऐसे समझना मेरी बात को। तो डी ऑर्बिटल तो क्या है कि डी की भी शील्डिंग पुअर है। शील्डिंग कौन करता है? शील्डिंग करते हैं एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसकी शील्डिंग करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की शील्डिंग करेंगे। तो डी का इलेक्ट्रॉन डी की शील्डिंग करेगा, पुअर करेगा, पुअर करेगा। एफ का इलेक्ट्रॉन एफ की शील्डिंग करेगा, पुअर करेगा, मगर ज्यादा पुअर करेगा। वही समझाया उसने। उसने ये बोला कि जो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और उसका जो यहां लिखा हुआ भी है, हाँ यही तो लिखा हुआ है, ये देखो, देयर इज फेयरली रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ एंटायर 4f ऑर्बिटल्स। कि 4f में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 4f में इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? 1 से लेके 14 तक। डी में कैसे इलेक्ट्रॉन भरोगे? 1 से लेके 10 तक। जब डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हो तो क्या होता है? डी का इलेक्ट्रॉन डी से ही शील्डिंग कर रहा होता है बेसिकली। तो एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की शील्डिंग, ये भी पुअर करते हैं, ये पुअर करते हैं, ये वेरी पुअर करते हैं। जब शील्डिंग पुअर होगी तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू होता है जेड माइनस सिग्मा। अब यहां पे और पुअर है, अब आप देखो बीच में माइनस लग रहा है, ये वैल्यू जितनी छोटी होगी, पुअर का मतलब जितनी छोटी होगी ये वैल्यू उतनी ही बड़ी आएगी। यहां पर वैल्यू मैक्स की, अगर यह 10 माइनस, अगर यहां 3 करते हो तो 7 आता है। अब यहां पे आप 10 माइनस 2 करोगे, वैल्यू को छोटा करोगे तो वहां 8 आएगा। 10 माइनस 1 करोगे तो वहां 9 आएगा। इसका मतलब है इसकी वैल्यू जितनी छोटी होती जाएगी रिजल्ट उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस है बेटा। तो वो यही कह रहा है कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की तरह ही होता है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन में भी डी के इलेक्ट्रॉन्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद बढ़ रहे थे कि भाई डी में लगातार बढ़ रहे हैं, तो डिक्रीज होता जा रहा है क्या? साइज। और लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन में यही होता है कि एफ के अंदर लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जाके ये भी समझाएगा, आगे जाके ये भी समझाएगा, नहीं समझा ही रहा है, ये देखो। However लिखा हुआ, यहां से ध्यान पड़ना, द शील्डिंग ऑफ 1 4f इलेक्ट्रॉन्स बाय अनदर। कह रहा है कि एफ की शील्डिंग इतनी पुअर होती है, ज्यादा पुअर होती है, तो शील्डिंग ज्यादा कमजोर होगी, एफ की शील्डिंग ज्यादा कमजोर होगी। एफ के केस में सिग्मा ज्यादा नीचे जाएगा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ेगा, तो यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है बेटा, तो यहां लिखा हुआ है
आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये वाली चीज क्लियर है। इसमें इस पैराग्राफ में ये अलग से उन्होंने एक पैराग्राफ डाल दिया, मुझे नहीं पता क्यों डाला। सारी बात समझाने के बाद फिर से वही बात उन्होंने लिख दी, अलग लैंग्वेज में लिख दी। समझा वो यहां पर भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही रहे हैं, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की तरह ही होता है, मगर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन डी के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एफ के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। फिर इसने कहा कि एफ का इलेक्ट्रॉन और पुअर शील्डिंग करता है एज कंपेयर टू डी का इलेक्ट्रॉन, यानी कि कहीं ना कहीं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा पावरफुल होता है, ये बता रखा है इसने। ठीक है बेटा, कोशिश करना, समझ तो आ ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी आप मैं चाहता हूं डी एंड एफ ब्लॉक का एनसीईआरटी एकदम क्लियर हो जाए। देखो फिर से वही बात, कितनी बार? 2 बार। आप जाके चेक कर लेना, एनसीईआरटी में रिपीट कर रखी है। द डिक्रीज इन मेटेलिक रेडियस कपल्ड विद द इंक्रीज इन एटॉमिक मास रिजल्ट इन ए जनरल इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स, है ना। अच्छा, ये तो वो वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, ये अलग है। ये डेंसिटी को आप इसको भी डेंसिटी के लिए लिख देना, है ना। डेंसिटी की बात कर रहा है, फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द डेंसिटी। ठीक है भाई, कैसे कैसे याद रखोगे? जहां से जहां लिखा हुआ है, बोले टाइटेनियम, स्कैंडियम की वैल्यू ही नहीं दी हुई है, टाइटेनियम से लेके कॉपर तक इंक्रीज होगी। तो 3D सीरीज में मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डेंसिटी, सवाल बन सकता है, मैक्सिमम डेंसिटी इन 3D सीरीज किसकी होगी? कॉपर। जिंक की नहीं होती, जिंक D10 कॉन्फ़िगरेशन, जिंक D10 कॉन्फ़िगरेशन, वीक बॉन्डिंग, तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। ये कुछ डेंसिटी के बारे में छोटी सी बात की हुई है उसने। बाकी एक टेबल दी हुई है, उसमें उन्होंने आई थिंक नहीं, स्कैंडियम का डेंसिटी भी टेबल में, टेबल हो क्या? हाँ, हमारे पास है क्या? एक सेकेंड, टेबल भी होगी हमारे पास। 3.43, 4.16, 7, 721, 78, 87, 89, 89, आप स्कैंडियम से भी लिख सकते हो। ये देखो 3.43 है, तो हम ऐसा क्यों सोचें कि टाइटेनियम से सिग्निफिकेंट इंक्रीज है? आप तो डायरेक्ट लिखो ना। इसने भले ही टाइटेनियम से शुरू किया है, पता नहीं, आई थिंक पता नहीं क्यों, लेकिन यहां तक इंक्रीज है। जिंक जो है वो कमजोर है, जिंक जो है वो 7.1 के आसपास है, 7.1 लगभग। यहां क्रोमियम के आसपास डेंसिटी होती है जिंक की। ये देखो, ये 7.1 है। हमें ऑर्डर नहीं बनाना है, हमें तो मैक्सिमम पूछेगा। मैक्सिमम में वैसे तो निकल और कॉपर दोनों बराबर हैं, तो दोनों कभी ऑप्शन में नहीं आएंगे, आपको कॉपर ही मानना है। ठीक है, चलो, सवाल तो यहां से बनेगा, मैक्सिमम डेंसिटी इन 3D सीरीज किसकी होती? कॉपर की होती। मिनिमम स्कैंडियम की लिख देना। मिनिमम मैक्सिमम जरूर ध्यान रखना, ऑर्डर कभी ध्यान रहे ना रहे, मिनिमम मैक्सिमम जरूर ध्यान रखना। सवाल वहीं से बनते हैं, मिनिमम मैक्सिमम। वो ये सोचते हैं कि यार वैल्यूज देख के अगले ने मिनिमम मैक्सिमम तो किया ही होगा ना, पर वही बात है। चलो आ जाओ, आयोनाइजेशन एनर्जी पे बात करेंगे। नेक्स्ट आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये ऐसा चैप्टर है जिसके नोट्स पे आप ध्यान, पूरा चैप्टर होने के बाद प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हो। वैसे तो मैं जो ऐड कर रहा हूं, मैं जो स्लाइड्स लिख रहा हूं, वो तो आप लिखिए साथ के साथ। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड मेरे ख्याल से एनसीईआरटी से पहले ये वाली लिखी, ये लास्ट स्लाइड है, यही थी लास्ट स्लाइड। इसके बाद मैंने एनसीईआरटी रीड करी, तो अब इसके बाद आप डेंसिटी का एक ऑर्डर लिख दो छोटा सा, नॉर्मली लिखना चाहो तो, अदरवाइज वो जब आप नोट्स पढ़ोगे एनसीईआरटी के तब भी क्लियर हो जाएगा। अब आप इसके बाद वो आपकी हेडिंग लगा सकते हो, ये तो आपने नोट किया होगा। इसके बाद आप लगा सकते हो क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी, और फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, वो लगा सकते हो। चलिए, आयोनाइजेशन एनर्जी में बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। पहले तो वही लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे, और उसमें भी किसकी बात करेंगे? 3D सीरीज की। ठीक है, और एक चीज, जनरली एक वर्ड लिखना है, जनरली डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, ये शब्द जरूर लिख देना।
आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली डिक्रीजेस इन अ पीरियड इन अ गिवन सीरीज। लेकिन ये जनरल वर्ड है, यानी कि ऊंचा नीचा तो होगा। जनरल का मतलब होता है अगर 2-4 खराब करें तो करने दो, बाकी की चीजें देखो वो कैसी हैं। तो जनरल जो है वो जनरल की बात करेंगे। और जनरल के बाद ये स्टेटमेंट पहले लिख देना बेटा, उसके बाद आप लिख देना 3D सीरीज एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ 3D सीरीज, इन 3D सीरीज, है ना। अब वैल्यूज तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, आपको सिंपल सा एक ऑर्डर लिखवा दूंगा, है ना। वो है ये है पूरा ऑर्डर। वैल्यूज को अरेंज करके मैंने फाइनल ऑर्डर लिख दिया। वैल्यूज को अरेंज करके मैंने फाइनल ऑर्डर लिख दिया। ठीक है, कैसे याद करोगे? जिसके बारे में बच्चे कल लिखते जा रहे थे कि सुनो सुनो विनीता कमाल थी या करोड़पति थी, कैसे भी लिख दो। मानी नहीं, क्यों? कोई और कौन फिर जाने, ऐसे लिख दो। सुनो विनीता कमाल थी। ये ऑर्डर वैल्यूज देख के बनाया गया ऑर्डर है बेटा। ठीक है, वैल्यूज देख के बनाया गया ऑर्डर है। और ये पता नहीं, पूछना तो नहीं चाहिए मैन एग्जाम में, लेकिन फिर भी नीट लेवल पे तो नहीं आता है, पर पता नहीं क्यों पूछ ले कभी गलती से पूछ ले, तो ये जरूर आप देख लेना एक बार, है ना। वैल्यू बेस्ड है ये, पर अपने को वैल्यूज याद नहीं रखनी है, एक ऑर्डर याद रखना है। और उस ऑर्डर में ये इंक्रीजिंग है ना, यहां से ये यहां से यहां तक क्या है बेटा, इंक्रीजिंग है ये ऐसे। और ये किसका ऑर्डर है? आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का। जब कुछ नहीं लिखा हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 माना जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज, हाँ मैंने डिक्रीज लिख दिया क्या? हाँ सही कर दो। ठीक है भाई, रीजन वही है उसका। जनरली इंक्रीज पूछे तो रीजन क्या लिखोगे बताओ? वही पुअर शील्डिंग, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, डी में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है हर बार, जो आपने साइज का डिक्रीज होने का ऑर्डर लिखा है, वो जनरल ऑर्डर वही है कि हर बार डी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, शील्डिंग पुअर हो रही है तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। वो रीजन लिखा हुआ है उन्होंने, और शायद एनसीईआरटी की अभी मैं क्लिप लेके आऊंगा तो उसमें वो आपको पता भी चल जाएगा कि रीजन क्या है। फिर मुझे लगा कि 3D सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको 3D सीरीज की आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर दे दिया। अब चाहे पहली आयोनाइजेशन एनर्जी हो, दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी हो, जनरली तो इंक्रीज होती है, मगर कुछ ऐसा होता है ना कि हाईलाइटेड चीजें करी है इन्होंने, वो हाईलाइटेड चीजें हम कर लेते हैं। जैसे अब 3-4 पॉइंट्स हम इसमें सीखेंगे जहां से सवाल आता है। पहला पॉइंट है, बोले जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है साहब। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा कि हम इससे ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ ले तो हम यहां पे लिख देंगे सुनो विनीता कमाल थी, मानी नहीं क्यों, कौन फिर जाने। ये हमारा फाइनल ऑर्डर हो गया, विच इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर वो ऐसा पूछता है तो। फिर बात आती है कि वो कुछ ऐसी चीजें पूछेगा जो उस पैराग्राफ में होगी, एनसीईआरटी के पैराग्राफ में, और क्या क्या उन्होंने दिया हुआ है आइए डिस्कस कर लेते हैं। आयोनाइजेशन 2 के बारे में उन्होंने बात करी हुई है, ये नोट कर लिया बेटा।
चार पांच मैक्सिमम 4 पॉइंट्स की बात करेंगे हम। 2 पॉइंट्स हम कर चुके हैं, 2 पॉइंट्स और देख लेंगे, वो पूरा पैराग्राफ कवर हो जाएगा। उसके अंदर से जो हाईलाइटेड चीजें हैं वो हम कर लेंगे, फिर मैं वो पैराग्राफ आपके सामने ले आऊंगा। मैंने कहा ही था, है ना, कि हम ऐसे ही पढ़ेंगे। एक पैराग्राफ में से मलाई मलाई छांट के पहले यहां लिख देंगे, फिर उस पैराग्राफ को पूरा वापस पढ़ लेंगे, तो मलाई के साथ दूध भी आ जाएगा उसमें, समझ। चलो, नोट कर लिया आपने, गुड, बढ़िया है। तो अब हमें क्या देखना है, एक तो इन्होंने डिस्कस किया हुआ है क्या, क्रोमियम मैंगनीज की आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस की हुई है कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी 1 की बात करो तो ये होता है 3d5 4s1 और ये होता है 3d5 4s2। तो ये तो नॉर्मली जेड इफेक्टिव से आंसर जाता है। आप सुनो विनीता कमाल थी का ऑर्डर देखोगे तो भी आ जाएगा। ये देख लो, ये तो मैंने लिखवा ही दिया ना। ये देखो, क्रोमियम यहां है, मैंगनीज यहां है, क्रोमियम यहां है, मैंगनीज यहां है, तो क्रोमियम और मैंगनीज में कौन ज्यादा है, मैंगनीज ज्यादा है। आप उस ट्रिक से भी समझ जाओगे। ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी नॉर्मल ऑर्डर है, 2 का तो ऑर्डर वो अलग से पूछेगा, लेकिन वो 2 का ऑर्डर पूछे, है ना, वो 2 का ऑर्डर पूछे, बट फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी 2, है ना, क्या होगा, क्रोमियम ज्यादा हो जाएगा मैंगनीज से। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ मेरे को, कितनों को 11th क्लास याद है। आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का मतलब क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो या दूसरा निकाल रहे हो, पहला निकाल रहे हो या दूसरा निकाल रहे हो। IE2 का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। जल्दी बताओ, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, जो भी इधर नंबर होता है ना बेटा, इधर उतने नंबर का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बेसिकली। तो IE2 मींस सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम पेरेंट एटम। पेरेंट एटम, ये समझना मेरी बात को, कि यहां क्रोमियम है, यहां क्रोमियम प्लस बना और फिर क्रोमियम +2 बना, इस बात को समझना। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी 2 है ऑफ क्रोमियम, पेरेंट की बात कर रहे हैं। क्या मैं इसका दूसरा नाम लिख सकता हूं क्या, क्या मैं इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ क्रोमियम प्लस लिख सकता हूं क्या, क्या ये सही है क्या, क्या ये दोनों बातें सेम है, यस और नो, यस और नो। अरे भाई, मैं उसमें से दूसरा निकालूं, मैं उसमें से 2 निकालूं और यहां पहुंचूं, या मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊं कि पहले 1 निकालूं फिर 2 निकालूं, या इसमें मेरे को ऊपर वाला कोई दे ही ना और मेरे को सिर्फ यही दे दे क्रोमियम प्लस, मतलब एक निकला निकलाया दे दिया उसने, एक उसने पहले से निकाल के ही दे दिया आपको कि एक निकाला हुआ है मेरा। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं फिर कि यार तेरे में से तो मेरे को एक ही निकालना है 2 बनाने के लिए, तो या तो मैं उसके 2 निकालूं या इसका 1 निकालूं, बात तो एक ही है बेटा। अरे बोलो, बात तो एक ही है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर कंपैरिजन दिया जाए इस तरह से, आपको अगर कंपैरिजन दिया जाए कि इनकी IE2 कंपेयर करो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्रोमियम प्लस और मैग्नीज प्लस की आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ। इनकी तो फर्स्ट ही हो गई ना फिर, भाई इसकी तो फर्स्ट ही हो गई ना, ये दोनों तो सेम ही चीज है, ये दोनों बातें सेम है। अगर इनकी दूसरी बोल रहे हो तो इनकी तो पहली हो गई, फिर एक एक निकला हुआ है यहां से। देख सकते हैं ऐसा, इसकी दूसरी, इसकी तो जनरली पूछा किसके लिए जाता है, मेट क्रोमियम के लिए पूछा जाता है, मैंगनीज के लिए पूछा जाता है, पेरेंट एटम वाली बात जनरली की जाती है। तो फिर इसकी दूसरी और इनकी पहली एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे ये बात समझ आ रही तो आगे बढ़ूं, यही समझ नहीं आ रहा तो मैं ऑर्डर का क्या करूंगा। अगर यही समझ नहीं आ रहा है तो ऑर्डर समझा के क्या करना है मुझे, वो तो फिर समझ आया नहीं आया, गुड़ गोबर वाली बात है, एक ही बात हो जाती फिर। ये चीज समझ आ रही ना बेटा, क्लास 11th में तो डिस्कस किया था। तो ऐसा क्यों हुआ
कि ये जो है ना ये 3d5 होता है और 4s0 होता है, जबकि ये 3d5 और 4s1 होता है। तो ये जो है ये इसमें से रिमूव होगा। पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव यहां से हो गया, अब ये 3d5 बचा। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल हाफ फील्ड। तो मोर आयोनाइजेशन एनर्जी, या कह सकते हैं हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। इसीलिए इसकी दूसरी इससे ज्यादा हो जाती। पहली में तो वो जीता हुआ है जो कि नॉर्मल ऑर्डर है, सुनो विनीता कमाल थी वाले से निकाल सकते हो। दूसरे में ये उल्टे चलते। अब दूसरा बोले तो इनका बोलो, या फिर कुछ ना बोले तो 1 होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम प्लस एंड मैग्नीज प्लस, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक पॉइंट हो गया, समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट, क्या हम कॉपर जिंक के लिए भी सेम चीज सोच सकते हैं? जल्दी बताओ, कॉपर जिंक के लिए भी सोचो कि अगर कॉपर और जिंक की बात करें तो कॉपर और जिंक में पहले तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसी होगी, है ना। बट फॉर Ie2, या यूं कहें कि कॉपर ज्यादा होगा जिंक से, कॉपर ज्यादा होगा जिंक से इन केस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी 2, वो 1 है, उनकी 1 है। या इसको मैं एक और तरीके से कैसे लिख सकता हूं बताओ, और कौन सा तरीका हो सकता है? क्या कॉपर प्लस लिख सकता हूं, जिंक प्लस लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं? ये लो, एक ही बात है। रीजन बोलो क्या? ये आपका 3d10 हो जाएगा, एक निकल चुका है तो ये 4s0 हो जाएगा, ये 3d10 हो जाएगा और यहां 4s1 होगा। अब यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन दूसरा निकालोगे वो इसमें से निकलेगा और यहां पे से इसमें से निकलेगा। ये हो गया आपका फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाई आयोनाइजेशन। जैसे वहां हाफ फील्ड था, ये तो पढ़ा है ऑलरेडी बेटा, वो जहां पढ़ा था ना 11th क्लास में, तो वो 11th क्लास में है थोड़ी, वो तो पढ़ा दिया था आपको, ताकि यहां पे ऐसा लगे कि हाँ ठीक है पढ़ा हुआ है। इसी एक लाइन की वजह से, इसी एक लाइन की वजह से हमने इस लाइन को सुनने के लिए तो वहीं पढ़ा दिया था, मैंने क्लास 11th में ही पढ़ा दिया था। मगर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि पहला निकालोगे यहां से निकलेगा, है ना। ये 3d10 होता है, ये 4s1 होता है, ये 3d10 होता है, ये 4s2 होता है। पहला इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा, इसमें से जाएगा, तो इसमें से जाएगा तो ज्यादा एनर्जी डिमांड करेगा, S1 से S2 की ज्यादा होगी क्योंकि भरा हुआ है वो। फिर यहां सेकंड में थोड़ा लफड़ा पड़ जाएगा। सेकंड में ये दोनों इलेक्ट्रॉन, यहां से एक खाली हो चुका है, सेकंड का मतलब एक जा चुका है, वो चला गया, और यहां से एक जा चुका है, तो ये तो बन गया 0 और ये बन गया 1। तो अब 1 और 0 का कंपैरिजन करोगे तो उधर 3d10 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे वहां तो 3d10 में से जाएगा और इसके ये वाला इजीली दे देगा। ठीक है, ये वाली चीज, अब ये कितने पॉइंट हो गए बेटा? 4 हो गए, पांचवा और है, 5 पॉइंट मान लेना। ये कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट है जो कि आयरन और मैग्नीज को लेके उन्होंने काफी पंचायती की हुई है, तो मुझे लगता है वो नेक्स्ट नीट में आने वाला सवाल वही लग रहा है मुझे, क्योंकि आज दिन तक पूछा नहीं है वो, और पूछा नहीं है लेकिन उस पैराग्राफ में भर भर के उन्होंने दे दिया। पूछा तो नहीं है लेकिन पैराग्राफ में भर भर के उन्होंने दे दिया, भर भर के दे दिया, तो मुझे लगता है कि हो भी सकता है। ठीक है, नॉर्मल आयरन और मैग्नीज का ऑर्डर बताओ। सुनो विनीता कमाल थी, मानी नहीं क्यों, कौन फिर जाने। तो इसका मतलब है नॉर्मल ऑर्डर मैग्नीज और आयरन का ये रहता है। सुनो विनीता कमाल थी, मानी नहीं क्यों, कौन फिर जाने। तो आयरन मैग्नीज आयरन ये होता है। फिर Mn और Fe का Ie2 का ऑर्डर भी यही रहेगा, वैल्यू बेस्ड है, ये भी Ie2, ये ऑन द बेसिस ऑफ जेड इफेक्टिव, ये ऑर्डर रहेगा। भाई न्यूक्लियर चार्ज पर बेस्ड जो भी वैल्यूज हैं
उसके अकॉर्डिंग ये इसका ज्यादा होगा। और आयरन और नॉर्मल आप देखोगे तो मैग्नीज से राइट में आयरन आता है, तो मैग्नीज लेफ्ट, आयरन राइट, लेफ्ट राइट, तो राइट में तो इंक्रीज होता ही है, हो गया हमारा काम, नॉर्मल है, कह सकते हैं हम लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज होता है। मगर IE3, बट अगर IE3 ऑर्डर की बात करो, तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी पे ले जाके उन्होंने पेज फंसाया। अब तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी पे पेज फंसाया, इसका मतलब है ये मैग्नीज ज्यादा हो जाएगा और आयरन कम हो जाएगा। ऐसा क्यों? सोचो जरा, लगाओ दिमाग, कि तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है दो जा चुके हैं। तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि ये था 3d5 4s2, अब दो जा चुके हैं तो ये सिर्फ 3d5 बचा। ये था 3d6 4s2 और इसमें भी दो जा चुके हैं तो ये 3d6 बचा। अब 3d6 और 3d5 में तो ये ज्यादा होंगे। इसको हम और किस तरीके से लिखते हैं, कौन बताएगा? मैंने जिस तरह से उसको दो तरीके से लिखा था, यहां पे और करके ऐसा लिखा था, कौन बताएगा कि मैं इस चीज को और किस तरीके से लिख सकता हूं? जल्दी बताओ। और किस तरीके से लिख सकता हूं? सुशील कह रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुंदर, सुशील का तो जमाना ही नहीं है बेटा, आप समझ में कैसे आएगा? यस, Mn+2 इज ग्रेटर देन Fe+2। यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा कि आयोनाइजेशन एनर्जी 3, तो आप इसके रेस्पेक्ट में सोचो जरा, इसके रेस्पेक्ट में सोच के बताओगे, मैग्नीज है, फिर ये Mn+2+1 बना होगा, फिर ये Mn2+ बना होगा, फिर ये Mn3+ बनेगा। तो यहां पे अगर आप तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी करोगे तो ये क्या कहोगे, IE1 ऑफ मैग्नीज, इसका तो कोई और नाम हो नहीं सकता, इसका हो सकता है, इसका हो सकता है IE2 ऑफ मैग्नीज, पहले तो पेरेंट एटम के केस में चलते जाओ, इसका IE3 ऑफ मैग्नीज हो सकता है बिल्कुल। अब इनके और क्या क्या नाम हो सकते हैं सोचो, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं IE1 ऑफ Mn+, लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं, सोचना जरा, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं IE1 ऑफ Mn2+, एक और नाम हो सकता है इसका IE2 ऑफ Mn+। सोच के देखो, ये स्टेप हटा दो तो इसे पहली और इसे दूसरी मानोगे। जब आप इसे पेरेंट विद रेस्पेक्ट टू Mn+ की बात करोगे तो फिर ये वाली स्टेप IE2 ऑफ Mn+ हो गई, नहीं होगी? लिख सकता हूं ना, इसका पहला दूसरा, वहां से शुरू करो, पहला दूसरा तीसरा, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो सोचो। हमें अगर पेरेंट एटम के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, 1 2 3। सर टाइम इज ओवर, मेरी घड़ी में तो 5:29 हो रहे हैं। तेरे आगे चल रही क्या 15 मिनट? ए, पापा ऑफिस जल्दी जाते हैं? ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि Mn2+ और Fe2+ का अगर कंपैरिजन करेंगे
तो सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसकी ज्यादा होगी। क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब 1 के लिए हमेशा 1 नहीं लिखा जाता, छोड़ दिया जाता। ठीक है भाई। युगांडा से हैं, टाइम अलग चलता है। चलिए, इसे और क्या लिख सकता हूं? इसको क्या लिख सकता हूं? इसको भी कुछ लिख सकता हूं क्या? IE2 को भी, इसको भी ऐसे लिख सकता हूं क्या? और MN प्लस FE प्लस, ठीक है दोस्तों, एक ही बात है। चल चलो, ठीक, बढ़िया। तो करें, खोल दे पिटारा, आ जाइए। एनसीईआरटी का पिटारा, एनसीईआरटी की छोटी छोटी मगर मोटी बातें। देयर इज एन इंक्रीज, शब्दों पे ध्यान देना। ये सबसे पहले कभी भी एक चीज, आप जब सबसे पहले किसी से मिलते हो और अपने बारे में बताते हो, तो क्या आप सब कुछ खोल के रख देते हो क्या? नहीं ना। क्या बोलते हो? जनरल। हाँ, मैं भी ऐसा कर लेता हूं। अब उसमें अगर कमी है कि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं उसके अंदर, तो वो आगे जाके चीजों को उधेड़ा जाता है। आप पैटर्न देखिए कि किसी भी किताब का कोई एक पैटर्न होता है। हर किताब पहले जनरल बात करती है, और एनसीईआरटी तो करती ही है। तो आप जब मिलोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी स्टार्ट करना है साहब, आप पैराग्राफ से क्या उम्मीद करोगे कि देयर इज एन इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग ईच सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच अकम्पनीज द फिलिंग ऑफ द इनर डी ऑर्बिटल्स। कह रहे हैं कि भैया लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन नालायक हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं। उनकी शील्डिंग पुअर होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। पहले एक शील्डिंग पुअर करा, फिर 2 कर रहे हैं, फिर 3 कर रहे हैं, फिर 4 कर रहे हैं, फिर 5 कर रहे हैं। अब वो शील्डिंग पुअर करते जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ते जा रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, वही चीज है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ती जाएगी। फिर कहा कि टेबल के अंदर पहली 3 आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज दी हुई है, वो तुम देख लेना। These values show that the successive enthalpies of these elements do not increases as steeply as in case of non-transition element। इसने कहा कि भैया ऐसे इंक्रीज नहीं होती है जैसे बाकी में। जैसे पी ब्लॉक में आप बोरॉन टू कार्बन आओगे तो ज्यादा इंक्रीज होगी, कार्बन टू नाइट्रोजन जाओगे और ज्यादा इंक्रीज होगी। तो इतना ज्यादा गैप रख के इंक्रीज नहीं होती। वैल्यूज भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं उनमें, वैल्यूज में। वो यही कहना चाह रहा है कि इतनी ज्यादा वैल्यूज में फर्क नहीं आता, बढ़ती है, इतने ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं। इसलिए अगर आप एक एक वैल्यू को देखकर बैठोगे तो फिर फाइनल ऑर्डर बनाने में आपको दिक्कत आएगी, जो कि मैंने पहले तो एक तो बना के ही दे दिया, सुनो विनीता कमाल थी वाला, वो तो बना के दे दिया। मगर आप देखोगे तो उसमें भी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। तो कह रहा है इतना ज्यादा नहीं बढ़ते। द वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग अ सीरीज इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज मच लेस इन कंपैरिजन टू द वेरिएशन अलोंग अ पीरियड इन ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। वही सेम चीज, नॉन ट्रांजिशन का मतलब हो गया S एंड P आपके लिए। कह रहा है कि इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ठीक है बढ़ती है, पर ऐसे नहीं बढ़ती जैसे S और P में बढ़ती है कि लिथियम से ज्यादा बेरिलियम, बोरोन से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, इतने गैप नहीं होते। ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन, इतने गैप नहीं होते, ऐसे नहीं होते। धीरे धीरे, मच लेस, इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगी। आप वैल्यूज उठा के देख लो, ये वैल्यूज भी कहीं दी हुई होगी मेरे ख्याल से, वो कहां गया अपना वो वाला, ये वैल्यूज भी आप देखोगे ना तो 631, 656, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 650 आ गया वापस, थोड़ा कम हो गया, फिर 653 हो गया। मतलब आप सोचो 50, 56, 53, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो सिर्फ 300 या 250 के ब्रैकेट में पूरा ही खत्म हो जाता है। जबकि आपको भी पता है कि जब आप नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एनर्जी का गैप देखते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी का, अगर आप कभी वैल्यू देख पाओ तो देखना वहां पर बहुत ज्यादा वेरिएशन है, गैप बहुत होता है वहां पे। यहां इतना गैप नहीं होता।
बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है, तो स्मॉल वेरिएशन की बात कर रहा है ये, है ना, स्मॉल वेरिएशन की बात कर रहा है, ऐसा बोला है उसने। अब रीजन इसने दिया नहीं है तो यहां से कभी सवाल आएगा नहीं। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन जनरल इंक्रीजेस, but the magnitude of increase in the second and third ionization enthalpies for successive element is much higher along a series। कहा कि माना कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, वो और ज्यादा इंक्रीज होती है, उसका मैग्नीट्यूड और ज्यादा होता है। तो ये सारी वैल्यू बेस्ड बात कर रहा है, यहां पे उसने टेबल 4.2 लिख के इतनी सारी बात कर ली। अब ऐसा क्यों होता है? तो ये वही सेम चीज है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पॉजिटिव बनेगा, तो हम भी जानते हैं कि पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा किसी भी एलिमेंट की दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, और दूसरे से ज्यादा तीसरी होती है। तो ये कह रहा है मैग्नीट्यूड में दूसरी और तीसरी जो है वो ज्यादा रहती है, मच हायर होता है। हम जानते हैं ये चीज, ठीक है। और बाकी तो वैल्यू बेस्ड चीजें हैं सारी, कि यहाँ पे देखो 2393 बहुत ज्यादा वैल्यू है, यहाँ 631 है। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो आपके उसमें लिखी हुई है, परेशान मत होना, ये टेबल दी हुई है, और आपको ज्यादा डेटा पे ध्यान देना नहीं है। जिस पैराग्राफ पे मैं ज्यादा ध्यान ना दूं, तुम्हें भी नहीं देना बेटा। इरेगुलर ट्रेंड इन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल्स 3D सीरीज। हाँ 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 हाँ, कहाँ पे है? ठीक है। When d block elements form ions, ns electrons are lost, है ना, बिफोर n-1d। हम जानते हैं कि अगर 3d5 लिखा हुआ है, 4s2 लिखा है, तो आप जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो पहले इस पे करोगे, यहां से रिमूव होंगे एक दो, फिर उसमें होंगे, भरते ये पहले, भरते ये बाद में है, लेकिन निकलता ये पहले है ना, क्योंकि इसके ऊपर जो जेड इफेक्टिव होता है इलेक्ट्रॉन्स पे, वो वैल्यूज बताती है कि इसका जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा, कम होता है, तो ये पहले निकलता है। तो ये कह रहा है कि ns इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट बिफोर n-1d इलेक्ट्रॉन, पहले ये जाएंगे। As we move along the period in 3D series, we see that nuclear charge increases। कह रहा है कि जैसे जैसे हम 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ता है, जो कि हम इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं। From scandium to zinc, but the electrons are added to the orbital of inner subshells। कि भाई कहाँ ऐड कर रहे हो? अगर आप सोचो, देखो ये 3D1 है, फिर 4s2 है, तो आप यहां बढ़ा रहे हो, ये तो भरा हुआ है, फिर आप 3D2, फिर 4s2 है, तो आप अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो बेसिकली। वो ये कह रहा है कि अंदर वाली इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ा रहे हो। 3D orbitals, these 3D electrons shield the 4s electron from the increasing nuclear charge। अब ये कह रहा है कि अब ये कह रहा है कि अब जब आप ऐसा भरा हुआ है कुछ, और आप इसके पास गए और आपने कहा ला इलेक्ट्रॉन दे, तो ये बोलेगा मैं तो अंदर की शेल 3 नंबर, मैं बाहर का शेल 4 नंबर। आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा यहां से, आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसमें से, ये अंदर की शेल, ये बाहर की शेल। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग करते हैं, सीखा हुआ है हमने। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां शील्ड कर रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको शील्डिंग करेंगे। 3D के इलेक्ट्रॉन 4s की शील्डिंग कर रहे हैं, तो ये लिखा हुआ है कि 3D इलेक्ट्रॉन शील्ड द 4s इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज समवॉट मोर इफेक्टिवली देन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कैन शील्ड वन अनदर। कहा कि 4s के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को इतना शील्डिंग नहीं करेंगे, लेकिन यहां पे तो नंबर ज्यादा होंगे, और हमें पता है कि शील्डिंग किसकी प्रॉपर्टी होती है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो इसने कहा कि अंदर की शेल के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा शील्ड करते हैं, बाहर की अगर इसमें आप मानोगे कि ये 4s है, चलो ये मान लो ये 4s है, तो 4s में ये एक दूसरे की शील्डिंग इतनी अच्छी नहीं करते, सेम शेल वाले इतनी अच्छी नहीं करते, अंदर की शेल वाले ज्यादा अच्छी करते हैं, ये अच्छी शील्डिंग करेगा उसकी। तो क्या कह रहा है, इफेक्टिवली देन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कैन शील्ड वन अनदर, देयरफॉर द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस लेस रैपिडली। वो तो पता ही है हमको, ठीक है। दस आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ओनली स्लाइटली अलोंग द 3D सीरीज। तो कहा कि इसका मतलब हुआ कि जब शील्डिंग भी इस डी की वजह से इंक्रीज हो रही है, और हम जानते हैं कि डी की शील्डिंग इतनी पुअर, इतनी स्ट्रॉन्ग होती नहीं है, तो पुअर धीरे धीरे बढ़ रही है, तो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी भी धीरे धीरे ही बढ़ेगी, उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी तो है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है भाई, समझ आ गया?
बाकी तो ये वैल्यू बेस्ड चीज है। और फिर लिखा है द डबली और मोर हाईली चार्ज्ड आयंस हैव डीएन कॉन्फ़िगरेशंस विथ नो 4s इलेक्ट्रॉन्स। है ये कुछ काट दिया उसने। अच्छा, उसने कहा कि अगर कोई +2 में है तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, +2। ये n-1 है, d है, और ये ns है। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। अगर इस पर्टिकुलर मेटल का मैं +2 लिख दूं तो +2 में ये ns खाली हो जाएगा। डबली चार्ज्ड का मतलब +2, हायर का मतलब +3 +4। वो ये कह रहा है कि जब आप +2 बनाते हो तो डी ns तो खत्म ही हो जाएगा ना, +2 का मतलब ये तो खाली हो गया। तो वो ऐसे ही लिख रहा है कि डबली और मोर हाईली चार्ज्ड आयंस हैव डीएन कॉन्फ़िगरेशन विथ नो 4s इलेक्ट्रॉन। कह रहे कि आप डबली चार्ज्ड करोगे वहीं पे ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ns में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इंफॉर्मेशन से, मैंने कहा था ना इंफॉर्मेशन भरी हुई है। तो आपसे ऐसे कैसा सिंपल पूछ लेगा कि +2 में बताओ ns में इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, किसी डी में, किसी डी ब्लॉक के एलिमेंट में +2 चार्ज में ns कैसा होगा, तो आंसर है ns खाली होगा। ns खाली होगा, ये देख लो, साफ बात। वो कह रहा है, तो कह रहा है डबली और मोर, डबली का मतलब है +2, m+2 और मोर, तो +2 में ही ns 0 हो जाएगा ना, और उससे ज्यादा वाले में तो 0 ही रहेगा फिर। ठीक है। सागर कह रहा है कि सर इज साइको, हालांकि उसने साइको की स्पेलिंग सही नहीं लिखी, तो शायद वो वही लिखना चाह रहा है, सर इज साइको। सागर कह रहा हूं बेटा मैं, बता। ठीक है, मेरा इलाज तो तू डॉक्टर बन के ही करियो, फिर आऊंगा तो मैं तेरे पास ही, बन के दिखा दियो, बन जाएगा सागर, है? बता बता, तू डॉक्टर बन जाए ना, मेरा इलाज तो तू ही करेगा बेटा। मैं तो, क्योंकि तूने ही मेरे को बीमारी बताई है, डायग्नोस तो तूने आज कर दिया, अब तू ट्रीटमेंट मेरा डॉक्टर बनने के बाद शुरू कर देना, मैं आऊंगा तेरे पास। ठीक है सागर? कर तो देगा क्या? सागर सूख जाएगा तब तक? चलो, तो आयोनाइजेशन एनर्जी एनर्जी जो है वो बेसिकली ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कल से हम ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा करेंगे। एनसीईआरटी की कुछ और लाइंस भी थी बट वो कल देख लेंगे, है ना, टाइम हो गया। और सागर जी ने मेरे को साई को भी बोल दिया है, तो अब मन नहीं है मेरा, वो मन खराब हो जाता है। कोई मेहनत कर रहा हो, जोर लगा रहा हो, और सागर जैसे लोग आ जाएं, है ना। एक तो गाना है सागर जैसी आंखों वाला, आंखों वाली, और एक ये है सागर जैसी जबान वाला, तो ये बड़ी बेकार जबान है। कोई बात नहीं सागर, तेरी दिक्कत तूने डायग्नोस किया है, डॉक्टर सागर, जब तेरे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा तो मैं आऊँगा अपना इलाज करवाने, ठीक है? तब तक तू दम लगा, मैं चाहता हूँ कि तू भी पढ़, है ना, मैं चाहता हूँ, और सही तरीके से डायग्नोसिस करना सीख। आज गलत कर लिया कोई बात नहीं, डॉक्टर बनने के बाद ये मत करना। चलिए बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार, कल मिलते हैं। बाकी सागर को आप जो कहना चाहें आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।